गुड आफ्टरनून सबको। बाकियों को भी गुड आफ्टरनून जी। लेक्चर की शुरुआत करेंगे आज। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 34 पढ़ा था। पहले 34 बात करता है किस बारे में कि सेट असाइड करवा सकते हो आप आर्बिट्रल अवार्ड को इफ यू आर नॉट ओके विद इट। यानी कि अगर एक पार्टी को लगता है कि आर्बिट्रल अवार्ड में कुछ कमी रह गई है या आर्बिट्रल अवार्ड सही नहीं है तो उसको क्या करवाया जा सकता है जी? सेट असाइड करवाया जा सकता है। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था आर्बिट्रल अवार्ड जो बनता है 30 में तो सेटलमेंट होती है और अवार्ड किस सेक्शन में बताया गया? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अवार्ड। बोलो भाई, भूल गए क्या? 31। बाकी सब बोला करे, कुछ ही बच्चे बता रहे हैं सिर्फ। 31 बताता है अवार्ड कैसे तैयार होगा। 32 और जो 32 है उससे पहले 31A आता है जो बताता है किसके बारे में? कॉस्ट के बारे में। ठीक है, फिर अपन ने ये पढ़ा था कि 33 के तहत अगर आप चाहो तो करेक्शन या इंटरप्रिटेशन या एडिशनल अवार्ड की आप बात कर सकते हैं। और 34 बताता है इफ मान लो कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है जी, कोई इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एडिशनल अवार्ड नहीं चाहिए, तो जो अवार्ड आता है वही क्या हो जाता है? एनफोर्स होता है। एक टाइम पीरियड जरूर है, वेट किया जाता है कि अगर 3 मंथ्स तक कोई चाहे तो सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन अगर कोई सेट असाइड की एप्लीकेशन नहीं लगाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, तो वो अवार्ड क्या हो जाता है जी? एनफोर्स हो जाता है। अवार्ड में जो डिसीजन आया होता है, आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया वो फाइनल होता है और उसको प्रॉपर तरीके से एनफोर्स करवाया जाता है। ये कुछ बातें हमें पढ़नी है। सेक्शन 35 जो मैंने कल लास्ट में भी करवाया था, अभी फिर से बता रहा हूं। ये क्या कहता है? सेक्शन 35 प्रोवाइड्स दैट आर्बिट्रल अवार्ड जो इस एक्ट के तहत आता है वो क्या है जी? फाइनल है और बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब पार्टीज को मानना पड़ता है जो भी उसमें लिखा गया है। एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड जो आता है वो फाइनल होता है और दोनों पार्टीज या जो भी पर्सन जिनके लिए वो अवार्ड आया है सब क्या होते हैं जो उससे बाउंड होते हैं, कोई उसको मना नहीं कर सकता। ये बात 35 ने बताई है। देन आता है 36 एनफोर्समेंट। इसका मतलब सिर्फ इतना है, एक अवार्ड में जो भी चीजें लिखी गई हैं, अवार्ड में जो कुछ बताया जाता है उसको क्या करवा दिया जाएगा जी? एनफोर्स करवा दिया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? एनफोर्स किया जाएगा। ठीक कैसे? ठीक वैसे। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है वो एनफोर्स होता है। कैसे? ठीक ऐसे जैसे कोर्ट की कोई डिक्री होती है। डिक्री का मतलब क्या होता है? फाइनल जजमेंट, जो फॉर्मल एक्सप्रेशन रिटर्न में आती है। जैसे एक कोर्ट का डिसीजन अप्लाई किया जाता है कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और इसको मानना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अवार्ड देती है उसको एनफोर्स करवाया जाता है। ठीक है, आपका डे 1 है। आप अभी इतना समझ लो बस, जब भी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो पार्टीज कोर्ट में जाती हैं उसको सोल्व करवाने के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा उपाय भी है कि वो दोनों पार्टीज कोर्ट में ना जा करके किसी पर्सन को अपॉइंट कर ले और वो पर्सन उनको डिस्प्यूट सोल्व करके देगा। तो ये जो डिस्प्यूट सोल्व करता है इसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, और जो सोल्व करवाता है मतलब जो ये प्रोसेस फॉलो की जाती है उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। आप सिर्फ इतना समझो अभी, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। आर्बिट्रेशन से जो डिस्प्यूट सोल्व हुआ उसका जो अवार्ड आता है उसे एनफोर्स करवा सकते हो। कैसे? ठीक वैसे जैसे कोर्ट की डिक्री एनफोर्स होती है। क्या लिखा है? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 कहता है वेयर द टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 हैज एक्सपायर्ड। यानी कि जहां पे सेट असाइड करवाने की आप एप्लीकेशन जो लगा सकते थे जितने समय में, वो टाइम एक्सपायर हो चुका है। यानी कि कोई भी पर्सन उसको सेट असाइड करवाने की बात कर ही नहीं रहा, तो हम क्या मान लेंगे कि देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऐसा वर्ड क्या होगा? एनफोर्स करवा सकते हो। ठीक कैसे? जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत एक कोर्ट की डिक्री एनफोर्स होती है, यानी कि जैसे कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट होता है उसे अप्लाई करवाते हैं, सबको मानना होता है, वैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड एनफोर्स होगा, कोई इसको मना नहीं कर सकता। सीपीसी आपने अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ लोगे तो इंटरलिंक हो जाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे डिक्री क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है। इन शॉर्ट इतनी सी बात है। 36 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट
इफ अगर किसी भी पार्टी ने सेट असाइड के लिए अप्लाई नहीं किया है और टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, तो पार्टीज क्या कर सकती हैं, यही कह लो अपने आप से वो अवॉर्ड क्या होगा जी, अब एनफोर्स होगा, सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए, ठीक उस तरीके से जैसे कोर्ट की डिक्री एनफोर्स होती है। ओके जी, डन, बोलो भाई। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वो ये कहता है इट प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एप्लीकेशन, इसमें क्या लिखा है ऐसे समझो, एक बार सामने फोकस कीजिए। ये जो दो पार्टीज हैं जिनका डिस्प्यूट सोल्व हुआ था, एक पार्टी कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर देती है, किस चीज के लिए, सेट असाइड के लिए अप्लाई कर दिया, तो इसका अपने आप से ये मतलब है क्या कि ये जो अवॉर्ड है अनएनफोर्सेबल हो गया, कोई इसको एनफोर्स नहीं करवा सकता, क्या ये मतलब होगा क्या इसका, नहीं, क्योंकि अप्लाई करने से ही श्योर हो गया क्या ये सेट असाइड हो जाएगा, कोर्ट मना भी तो कर सकता है ना। तो सबसेक्शन 2 सिर्फ इतनी सी बात करता है, अगर एक पार्टी ने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है तो इसका यह मतलब नहीं होता, देखो क्या लिखा है, वेयर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवॉर्ड हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 34, तो द फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, कि इस एप्लीकेशन को फाइल कर देने से, शेल नोट बाय इटसेल्फ, अपने आप से ये क्या नहीं कर देगा, शेल नोट बाय इटसेल्फ रेंडर दैट अवॉर्ड अनएनफोर्सेबल, ऐसा नहीं कह सकते कि अवॉर्ड क्या हो गया जी, अनएनफोर्सेबल हो गया, अवॉर्ड एनफोर्स होगा। हम दोनों का डिस्प्यूट है, इन्होंने अप्लाई किया है कोर्ट में सेट असाइड करने के लिए, मैं चाहूं तो उस अवॉर्ड को एनफोर्स करवा सकता हूं, मैं तो बोलूंगा ही अवॉर्ड को क्या करवाओ जी, एनफोर्स करवाओ। तो उसको रोकेंगे कैसे, उसको रोकेंगे ऐसे कि गुड़िया को एप्लीकेशन साथ में लगानी होगी कि जज साहब जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता है सेट असाइड का, इतने क्या कर दो जी, इसके ऊपर रोक लगा दो, इसके ऊपर एक स्टे लगा दो। यानी कि सिर्फ एप्लीकेशन लगा देने से, महज एक एप्लीकेशन लगा देने से वो अवॉर्ड अनएनफोर्सेबल नहीं हो जाएगा, कब तक, अनलेस कोर्ट क्या ना करते, ग्रांट्स एन ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेट आर्बिट्रल अवॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, कि अनलेस कोर्ट क्या ना कह दे कि स्टे लगा दो, कोर्ट ने अगर स्टे लगा दिया तो क्या होगा जी, वो रुक सकता है, अन्यथा वो नहीं रुकता है। और ये कब रुकता है, ऑन अ सेपरेट एप्लीकेशन मेड फॉर दैट पर्पस, यानी कि जब सेपरेट एप्लीकेशन लगाई जाती है, और उसके लिए ही ये लिखा है कि सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट अपॉन फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, कि एक पार्टी जब एप्लीकेशन लगा दे सबसेक्शन 2 के तहत कि जज साहब आर्बिट्रल अवॉर्ड पे स्टे लगा दो, तो कोर्ट चाहे तो सारी कंडीशंस को देखते हुए जो उसको ठीक लगे स्टे लगा सकता है कि इस अवॉर्ड को अभी रोक दो, ठीक है जी, रीजन साथ में कोर्ट देगा कि किन रीजंस के बेसिस पे कोर्ट ने ऐसे बोला है कि अवॉर्ड को अभी रोकना है या नहीं रोकना है। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया क्या, अभी बता रहे हैं, इतना एक बार समझ में आ रहा है, दोबारा से सुन लो। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई पार्टी सेट असाइड की एप्लीकेशन नहीं लगाती है तो वो अवॉर्ड क्या होगा जी, एनफोर्स होगा, ठीक उस तरीके से जैसे सीपीसी किसी कोर्ट की डिक्री को एनफोर्स करवाता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सिर्फ एप्लीकेशन लगा देने से वो अवॉर्ड अनएनफोर्सेबल नहीं हो जाएगा, उसके लिए पार्टी को अलग से एप्लीकेशन लगानी होगी। और सबसेक्शन 3 ये कहता है अगर एक पार्टी ने एप्लीकेशन लगा दी है तो कोर्ट चेक करेगा, कोर्ट क्या चेक करेगा कि इस अवॉर्ड पे स्टे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर कोर्ट को लगता है कि स्टे लगाना चाहिए तो कोर्ट क्या कर देगा जी, स्टे लगा सकता है, अन्यथा स्टे नहीं लगाएगा। ओके जी, बोलो भाई। और कोर्ट कभी भी स्टे लगाने से पहले सारी चीजों को जरूर देखता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शेल while considering the application for grant of stay in the case of an arbitral award, और जिसमें पैसे की बात थी तो कोर्ट क्या करेगा, have due regard to the provisions for grant of stay of money decree under the provisions of CPC 1908, यानी कि ये अवार्ड जो आया था इसमें एक पार्टी को बोला गया था कि तुम्हें दूसरी पार्टी को कुछ पे करना है, या ये कह लो पैसे से रिलेटेड है, तो कोर्ट जैसे सीपीसी में मनी डिक्री पास करते हुए उस पे स्टे लगाने की जब बात आती है तो जैसा वहां पे लिखा होता है उन चीजों को ध्यान में रखेगा, यहां पे भी ज्यादा टेक्निकल मत बनाना, इतनी ही बात है यहाँ पे कि कोर्ट इस चीज को भी देख ले कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड पैसे से रिलेटेड है तो वो साथ में ध्यान दे ले कि मनी डिक्री के क्या प्रोविजंस होते हैं, उसको ध्यान में रख ले। डन, इतना सा है ये, अगर इतना भी याद कर लोगे तो काफी है, ठीक है। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट से प्रोविजंस ऐड किए गए थे 2021 में, ये वाले पॉइंट ऐड कर दिए गए थे अमेंडमेंट से,
इफ यू रिमेंबर, इस चैप्टर की शुरुआत में एक पैरा है जो मैंने आपको कहा था अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये पहले चैप्टर कर लो फिर करवाऊंगा तो आसान हो जाएगा। अमेंडमेंट आई थी 2021 में और ये बोला था कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट दैट, यानी कि कोर्ट के सामने जब मुद्दा आता है एनफोर्स करवाने का, ये सेट असाइड की ये बातें आती हैं और कोर्ट उसको चेक करता है और कोर्ट को ये दिखता है कि कोर्ट ने जब एनालिसिस किया, कोर्ट को ये देखने को मिला क्या कि द एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसके बेसिस पे ये अवार्ड आया है, या फिर जो अवार्ड आया है वो इंड्यूस, मतलब वो लाया गया है बहकावे में लेकर के या करप्शन या फ्रॉड से, तो फिर कोर्ट क्या कर देगा, अपने आप से स्टे लगा देगा अनकंडीशनली 34 के तहत। जब तक सेट असाइड नहीं होता तब तक इस अवार्ड पे क्या कर दिया जाएगा, स्टे लगा दिया जाएगा। इन शॉर्ट ये कह लो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बेसिस पे अवार्ड आया, या अवार्ड को बनाते समय कोई करप्शन, कोई फ्रॉड या कुछ भी ऐसा किया गया है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट तुरंत प्रभाव से क्या कर देगा जी, उस पर स्टे लगा देगा जब तक 34 के तहत डिसीजन नहीं आता। और जब ये अमेंडमेंट आई थी तो ये पूछा गया था कि क्या पुराने केसेस पे भी अप्लाई होगा क्या, तो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड कि ये जो ऊपर जो प्रोविजन आया था ये उन सारी कोर्ट केसेस पे लगेगा जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, फिर चाहे कि आर्बिट्रल या कोर्ट प्रोसीडिंग पहले शुरू हुई थी या बाद में शुरू हुई थी। अमेंडमेंट एक्ट 2015 यानी कि पुरानी पे भी और नए पे भी रेट्रोस्पेक्टिवली ये वाला प्रोविजन अप्लाई हुआ था कि कोर्ट चाहे तो स्टे लगा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बैक डेट से ये चीज अप्लाई की गई थी कि कोर्ट चाहे तो जो केसेस उनके सामने अभी चल रहे हैं इस चीज से रिलेटेड, या जो केसेस अब आए हैं इस 2015 एक्ट के बाद, उन पे भी क्या कर सकते हैं जी, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पेपर में लिखो तो मैंने आपको बताया यहां तक सबसेक्शन 3 तक, और उसके बाद ये इतना आप लिख दोगे इनफ है। एक्सप्लेनेशन स्किप कर सकते हैं, एंड अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो ये पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हैं। एक बार फिर से रिकैप दे रहा हूं, इसमें बात सिर्फ इतनी है, अगर सेट असाइड नहीं करवा रहे तो अवार्ड क्या हो जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा। किसी ने सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा दी तो इसका यह मतलब नहीं कि अवार्ड अनएनफोर्सेबल हो गया, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और कोर्ट जब उस एप्लीकेशन को ट्रीट करेगा तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखेगा कि सीपीसी में क्या लिखा गया है, ये 36 कहता है। ओके, सारे सेक्शंस डेली बेसिस पे रिवाइज कर लेना अपने आप से, ठीक है जी। सीक्वेंस में सारे सेक्शंस हम करते आ रहे हैं। 36 किस चीज का पड़ा है अभी, एनफोर्समेंट के लिए। 35 फाइनलिटी होते हैं अवार्ड के। 34 सेट असाइड। 33 करेक्शन इंटरप्रिटेशन एडिशनल। 32 टर्मिनेशन। 31 ए कोस्ट से रिलेटेड। 31 फॉर्म एंड कंटेंट्स। 30 सेटलमेंट। ठीक है जी, उससे पहले वाले भी सारे रिवाइज कर लेना। ओके डन। अब अगला टॉपिक पढ़ने से पहले ये पढ़ो, क्या आप सबको याद है सेक्शन 8 किस चीज का होता है, पावर टू रेफर टू द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। 9 याद है किस चीज का होता है, इंटरिम रिलीफ कोर्ट के द्वारा। और 34 याद है सेट असाइड का ऑर्डर दे सकते हैं। ये तीनों याद है, बोलो भाई, ये तीनों किसके हैं, कोर्ट के। इन तीनों में कौन ऑर्डर पास करता है, कोर्ट ऑर्डर पास करता है। जबकि 17 याद होगा आप सबको, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ। 16 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी सिर्फ इतना पढ़ लो कि 16(2) के तहत, सबसेक्शन 2 के तहत या 3 के तहत ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करती है, तो यहां पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर देती है। ऊपर वाले 3 में ऑर्डर कौन देता है, कोर्ट। इन 2 में ऑर्डर कौन देता है, ट्रिब्यूनल। एक बात बताओ, हम दोनों का डिस्प्यूट था, ये गुड़िया जाती है ऑर्डर ले आती है कि पार्टीज को रेफर कर दो आर्बिट्रेशन में, या फिर ये गुड़िया ऑर्डर ले आती है इंटरिम रिलीफ के लिए, या ये गुड़िया ऑर्डर लेने चली जाती है सेट असाइड का। मान लो तीनों में से कोई भी ऑर्डर मिल जाए कोर्ट से, या फिर ट्रिब्यूनल से इंटरिम मेजर का ऑर्डर ले लिया, या सेक्शन 16 के तहत ऑर्डर ले लिया एक पार्टी ने, क्या दूसरी पार्टी जरूरी है उससे खुश हो, एग्री हो? क्या दूसरी पार्टी अपील नहीं करना चाह सकती? हो सकता है ना ये जो ऑर्डर लेकर के आई है मुझे ओके ना लग रहा हो,
तो इसीलिए सेक्शन 37 बनाया और उसमें यह बोला गया कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर दिए जाते हैं तो उसकी अपील की जा सकती है, यानी कि अपील एबल ऑर्डर्स, अपील एबल, अपील के योग्य, या ये कह लो अपीलेबल orders. Section 37 subsection 1 provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, किसी भी लॉ में कुछ भी चल रहा है उसके साथ ना चलते हुए an appeal shall lie from the following orders and from no others. सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर्स की अपील कर सकते हो आप कोर्ट में जा करके। कौन से कोर्ट? वो कोर्ट जो ऑथराइज है अपील सुनने के लिए, डिक्री की अपील जो सुनते हैं। इन शॉर्ट, जब एक कोर्ट डिक्री पास करता है उसकी अपील जिस कोर्ट में ले जा सकते हो उसी कोर्ट में इन ऑर्डर्स की आप अपील लेके जा सकते हो। तीन ये है जो कोर्ट देता है ऑर्डर। एंड फर्दर सबसेक्शन 37 सबसेक्शन 2 ने, सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 ने ये बोला आप कोर्ट में जा सकते हो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स की भी अपील लेकर के। एक बार सामने स्क्रीन पे फोकस कर लो। सेक्शन 37 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग, कहीं पे कभी भी कहीं भी कुछ भी लिखा हो, एक पार्टी अपील लेकर के जा सकती है उस कोर्ट में। किस कोर्ट में? जिस कोर्ट में जनरली कोर्ट्स की अपील जाती है। जैसे मैं ये कहूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिक्री सुनाई, उसकी अपील कहां जाती है? हाई कोर्ट में। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया है उस कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट है उसमें आप अपील लेके जा सकते हो सिर्फ इन तीनों ऑर्डर्स के, 1, 2 और 3। और फर्दर अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर सुनाया ये या ये वाला, सबसेक्शन याद कर लेना 16 के, तो आप अपील लेके जा सकते हो कहां पे? कोर्ट में। आ गई बात समझ में जी? कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया, मैं अपील लेके चला गया, अपील का फैसला आ गया, उससे भी खुश नहीं हूं तो ऑर्डर आया, उससे खुश नहीं था तो अपील लेके गया, अपील का फैसला आया, उससे भी खुश नहीं हो तो घर जाओ, आप जिंदगी में खुश हो भी नहीं सकते। यानी कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 कहता है नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। बट इसका यह मतलब नहीं है कि घर ही भेज दोगे। अगर मैं खुश नहीं हूं अपील के ऑर्डर से भी, मेरा सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता। पर इसका यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाते हैं कि मन में आए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इन शॉर्ट, आप इन ऑर्डर्स की अपील कर सकते हो, अपील में जो फैसला आएगा वो मानना पड़ेगा, उसकी सेकंड अपील नहीं हो सकती। बट सेकंड अपील नहीं कर सकता एक पर्सन, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके जो रिट जुरिस्डिक्शन के लिए या कभी भी वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार होता है उसका, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में, उनको आप छीन लोगे। डन। टेक्निकल कुछ नहीं है, बनाओ तो बना लेना, चॉइस आपकी है। मुद्दा सिर्फ इतना है, 37 बताता है कोर्ट के 3 ऑर्डर होते हैं, 8, 9 और 34, ठीक है जी। और ट्रिब्यूनल के 2 होते हैं, 16, 2, 3 वाले और 17 वाले, जिनकी आप अपील कर सकते हो। इतनी सी बात है, पूछा नहीं है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर में, 4 नंबर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अपील किन किन ऑर्डर्स की हो सकती है। ओके जी, डन। एक बार रिकैप ले लो फटाफट से, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट का समय है आपके पास, क्लास में इतने पहुंच कर रहा हूं। पूछना है जी कुछ? इसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब डिपॉजिट करवाना, पैसा जमा करवाना। यहां पे कौन सा पैसा जमा करवाने की बात हो रही है जी? कॉस्ट। पहले सुन लो, सीधी सी बात है जी। ये आर्बिट्रेटर है, ये पार्टी है दोनों। आर्बिट्रेटर कह सकता है दोनों पार्टी को इतना खर्चा लगना है जी, आधा आधा जमा करवा दो, ठीक है जी, या इतना इतना जमा करवा दो। जमा करवा देंगे, जितना यूज होगा अच्छी बात, जो नहीं हुआ रिटर्न कर देंगे। बार बार मांगने से तो अच्छा है ना, बोलो भाई।
सेक्शन 38 सबसेक्शन 1, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में फिक्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, ये बता सकते हैं कि कितना पैसा, कितनी अमाउंट डिपॉजिट की या कोई सप्लीमेंट्री डिपॉजिट एज द केस में भी क्या करवा दो, एज एन एडवांस जमा करवा दो। किस लिए? फॉर द कॉस्ट रेफर्स टू इन सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 31। याद है सेक्शन 31 सबसेक्शन 8 फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ अवार्ड्स का लास्ट पॉइंट कॉस्ट। तो सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 कहता है ट्रिब्यूनल को पावर दी जाती है, ट्रिब्यूनल चाहे तो पार्टीज को कह सकती है कि आप एडवांस में ही जमा करवा दो, कितना पैसा, इतना पैसा। किस पर्पस के लिए? ताकि आर्बिट्रेशन के खर्चे उठाए जा सके। कितने पैसे? विच इट एक्सपेक्ट्स विल बी इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम सबमिटेड टू इट, जितना उसको लगता है कि इस क्लेम को सोल्व करने में हमारा पैसा लगने वाला है। ओके जी। प्रोवाइडेड दैट, क्लेम के अलावा मान लो सामने वाली पार्टी ने काउंटर क्लेम भी डाल दिया था, तो वो चाहे तो उस काउंटर क्लेम के लिए अलग से अमाउंट भी बता सकती है कि इतना इस मुद्दे के लिए और इतना काउंटर क्लेम के लिए, दोनों के लिए इतना पैसा जमा करवा दो। डन। सबसेक्शन 1 ने बोला ट्रिब्यूनल चाहे तो एडवांस पेमेंट मंगवा सकती है आर्बिट्रेशन की कॉस्ट के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है ये जो पैसा मंगवाया जाएगा यानी कि द डिपॉजिट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शेल बी पेएबल इन इक्वल शेयर्स बाय द पार्टीज। दोनों कितना जमा करवाएंगी? आधा आधा, मुझे भी हाफ, इनको भी हाफ। प्रोवाइडेड दैट, जहां पे मैं जमा नहीं करवा पा रहा हूं अपना डिपॉजिट, तो ये क्या कर सकती है जी, मेरे हिस्से का पैसा भी जमा करवा सकते हैं। ओके जी, डन। Provided further that where the other party also does not pay the aforesaid share in respect of the claim or the counter claim, मेरी तो छोड़ो, मेरा जमा करवाने की अपना ही पैसा जमा नहीं करवा पा रहे, तो भाई तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में सस्पेंड और टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम और काउंटर क्लेम एज द केस में भी। जेब से थोड़ी बढ़ेगा आर्बिट्रेटर, वो तो बेचारा फीस लेने की उम्मीद में आया, तुम उसी के पैसे लगवा रहे हो। ओके, डन। And section 38 subsection 3 provides that upon termination of proceedings खत्म होने के बाद क्या होगा, the arbitral tribunal shall render an accounting to the parties of the deposit received, यानी कि शोभित जी या ये कह लो ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर बता देगा इतना इतना पैसा आया था, इतना इतना लग गया, इतना इतना बच गया, और वो क्या कर देंगे जी, वापस लौटा देंगे। ओके, डन, श्योर। सेक्शन 38 बात करता है डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग कि कैसे आर्बिट्रेशन के डिपॉजिट से मंगवा सकता है ट्रिब्यूनल। दोनों पार्टीज हाफ हाफ डिपॉजिट करवाएंगे और उसके बाद क्या होगा जी, जितना पैसा खर्च हो गया उतना ठीक है और बाकी वापस कर देंगे। ठीक है, जागते रहो, ठीक है, अच्छे से नींद उड़ जाएगी। ओके जी, डन। मुश्किल है? याद करो जब शुरुआत में आर्बिट्रेशन पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि वैसे तो सब कुछ लिखा होता है एग्रीमेंट में, पार्टीज अपने आप से डिसाइड करती हैं। अगर पार्टीज ना डिसाइड कर पाए तो ये एक्ट इसीलिए बनाया। अब आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि एक्ट में सब कुछ लिखा है। आर्बिट्रेटर कैसे आएगा, लैंग्वेज क्या होगी, प्लेस क्या होगी, एक्सपर्ट आ सकता है क्या, डिसीजन कैसे आएगा, रिटर्न में कैसे आएगा, बनाना कैसे है, खर्चे के रिगार्डिंग, एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग, अपील के रिगार्डिंग, सेट असाइड के रिगार्डिंग, करेक्शन के रिगार्डिंग, इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, हर चीज के रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन कैसे चलानी है यहां लिखा गया है। ओके जी, डन। बोलो भाई, ये 38 बताता है। 39 लियन, लियन का मतलब बताएगा कोई? ओ भाई साहब, कौन था ये कब्जा? ठीक है जी, रख लेना रोक करके, ठीक है जी, काइंड ऑफ कब्जा कह सकते हैं। ओके भाई, लियन का मतलब अपने पास रख लेना। लियन ऑन आर्बिट्रल अवॉर्ड एंड डिपॉजिट्स एज टू कॉस्ट, रोक के कौन रखेगा अवॉर्ड अपने पास, क्या लगता है? आर्बिट्रेटर, बिल्कुल सही जवाब। किस लिए? हो सकता है जो कॉस्ट लगी या जो फीस लगी है वो उसको ना मिली हो। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट subject to the provisions of subsection 2 and to any provisions to the contrary in the arbitration agreement। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 आया और कहता है सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए या फिर पार्टीज ने एग्रीमेंट में कुछ लिख रखा है उसको ध्यान में रखते हुए, ये जो आर्बिट्रेटर है अपने शोभित जी, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव ए लियन ऑन द आर्बिट्रल अवॉर्ड फॉर एनी अनपेड कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन। भाई कह सकता है मैं ना देता अवॉर्ड,
मेरे पास रखूंगा कब तक, जब तक जो कॉस्ट लगी है वो इसको ना मिल जाए। ओके जी। सबसेक्शन 2 को ध्यान में रख के, एग्रीमेंट को ध्यान में रख के, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये कहता है सबसेक्शन 2 क्या कहता है जी, सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट क्या, इफ इन एनी केस एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिफ्यूजेस टू डिलीवर इट्स अवार्ड, अड़ गया भाई जिद पे, मैं नहीं देता अवार्ड, हम कह रहे कोई बात नहीं दे देंगे, वैसे मैं नहीं देता अवार्ड मतलब नहीं देता, यानी कि इन एनी केस भाई रूस गया, रिफ्यूज कर दिया डिलीवर, जैसा अक्सर ये रूस जाता है, ठीक है जी, हाइलाइटर वगैरह ना मिलने पे अगर इसको मना कर दिया जाए, ठीक है जी, मतलब ये मना कर दे मैं तो क्या नहीं करूंगा, वो डिलीवर नहीं करूंगा, कब तक, एक्सेप्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट डिमांडेड बाय इट, कि जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते। अब भाई को क्या लग रहा है, हम अवार्ड ले लेंगे इसके पैसे नहीं देंगे, हमें क्या लग रहा है पैसे ले लेगा अवार्ड नहीं देगा, हो सकता है, तो द कोर्ट में, कोर्ट बीच में आ सकता है, अब कोर्ट को सपने तो आते नहीं, कब आएगा, ऑन एन एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ, जब एप्लीकेशन लगाएगी कोई पार्टी, और कोर्ट क्या कह सकता है, शोभित जी गुस्सा नहीं करते, कोर्ट इसको ऑर्डर दे सकता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आप क्या करो जी, डिलीवर कर दो अवार्ड किसको, एप्लीकेंट को, क्यों, ऑन पेमेंट इनटू कोर्ट बाय द एप्लीकेंट ऑफ द कॉस्ट डिमांडेड, कोर्ट क्या बोलेगा, जनाब इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, ठीक है जी, पार्टीज कॉस्ट हमें दे देंगी, आप अवार्ड इनको सौंप दो, आप हमें बता दो कितनी कॉस्ट लगी है, हम क्या करेंगे एंड शेल इंक्वायरी करके जो भी ठीक लगती है ऑर्डर कर देंगे, हमारे पास जो कोर्ट में पैसा आया है उसमें से आपको सारी कॉस्ट लौटा देते हैं, और अगर कोई बचा है ठीक है जी तो उसको क्या कर देंगे हम, पार्टीज को वापस लौटा देंगे, सिंपल डन। 1 क्या कहता है, 2 को ध्यान में रखते हुए भाई मना कर सकता है मैं अवार्ड नहीं दूंगा, 2 क्या कहता है, एक पार्टी अगर कोर्ट में चली जाए तो कोर्ट अपने पास पैसा मंगवाएगा, उसमें से ट्रिब्यूनल को चुकाएगा और पार्टीज को क्या कर देगा, अवार्ड दिलवा देगा, डन डन। ये कब लगता है, एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 may be made by any party unless the fees demanded have been fixed by written agreement between him and the tribunal shall be entitled to appear and be heard on any such application, ठीक है जी, and be heard, सीधी सी बात है कि सबसेक्शन 2 ये जो अप्लाई होगा ये तब होगा कब, जब पार्टीज ने मान लो एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिख रखा था, क्योंकि एग्रीमेंट में अगर कुछ डिसाइड कर रखा है फिर तो उस अनुसार हो ही जाएगा काम, ओके जी, और अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाई है तो ट्रिब्यूनल यानी कि शोभित जी की भी बात सुनी जाएगी कि ये क्या कहना चाहते हैं, डन। एक मिनट जी, सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट रिस्पेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन where any question arises respecting such cost and the award contains no sufficient provision concerning them, कोर्ट चाहे तो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला सुना सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि कोस्ट के रिगार्डिंग कहीं और कुछ नहीं लिखा गया है अवार्ड वगैरह में, तो जैसा कोर्ट को लगता है वैसा वो फैसला सुना सकता है। ये सेक्शन 39 है, 38 पढ़ा 39 पढ़ा, दोनों पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो जी, आप बताएं। हाँ जी, आर्बिट्रेटर हैं ये, हाँ जी, फीस लेकर के भाग गया आर्बिट्रेटर, हाँ जी, तो हम कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट करेंगे ये पर्सन है, हमने इसको अपॉइंट किया था, ये पैसे लेके भाग गया है, हमारी आर्बिट्रेशन का भी सॉल्यूशन करवाओ, और इसने ये जो काम किया है ये किसी की प्रॉपर्टी किसी का पैसा लेकर के भाग रहा है, उसके चार्जेस लगाए जाएं और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ जी आशीष जी, सोच अच्छी नहीं है आपकी, तो रिकवरी करवाएंगे इसके एसेट से, आप इसे कंगाल भी कर सकते थे जी, काउंटर क्लेम भूल गए, जब मैंने क्लेम किया एक पार्टी से और पार्टी ने भी बदले में अपना क्लेम डाल दिया, उसे काउंटर क्लेम कहते हैं, याद है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम भी डाल सकते हैं, वही वाला ही है, ओके। बातें बंद,
हाँ ऐसे, ऐसे। हाँ जी, पूछना है कुछ? वो गुड़िया कहाँ है जिसको कल डांट पड़ी थी? मधु नाम है क्या? हाँ जी बेटा, ठीक हो? पढ़ा आपने कुछ? पक्का? हाँ जी। लगाया लेक्चर? लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया ऐसा? इसने तो पक्का डिसलाइक किया हो। जी। नहीं, करके देखो। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? लास्ट सेकंड बेंच जी। हाँ जी बताओ। क्या? आर्बिट्रेटर कोर्ट में अप्लाई कर दे कि दोनों पार्टीज मना कर रही हैं कोस्ट देने से। हाँ जी, तो कोर्ट पार्टीज को बुलाएगा जी, आपने आर्बिट्रेशन करवाई थी, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, कोर्ट उनसे पैसे लेगा और दिलवा देगा। जी। क्या कहते? बस। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसके लिए आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो लगाएं। ठीक है, आपने अभी जो लेक्चर नहीं लगाए हैं उनमें जवाब है। टाइम पीरियड फिक्स होता है, इतने समय में आर्बिट्रेशन करनी है, 12 महीने, 6 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है, उसमें भी ना करो तो पर महीने अप टू 5% तक पैसे कट सकते हैं। ठीक है जी। वो एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पे आप जा करके विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आशीष के बिल्कुल मत सुनना। डन? हाँ जी। अभी एक काम करो, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे। इतना पढ़ के आना। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।